जून की गर्मी में पसीने से लथपथ पूजा किचन में काम कर रही होती है। हे भगवान, इतनी गर्मी में तो इंसान मर जाए, ऊपर से किचन में काम करना। उफ उफ, इसी को कमरे से हटवाकर किचन में लगवाना चाहिए भी। इतनी गर्मी में पसीने से लथपथ पूजा काम कर रही थी, तभी हॉल से उसे प्रिया की आवाज आती है। ओह माय गॉड, स्टोर रूम में जाए तो कैसे जाए मम्मी आदमी, हाल देखो मेरा, पसीने से लथपथ हो गई हूँ मैं। 2 मिनट और स्टोर रूम में होती ना तो बेहोश हो जाती। अरे तो क्या जरूरत थी तुझे स्टोर रूम में जाने की? ऐसे तो अपने कमरे से कभी निकलती नहीं तुम्हारी राजकुमारी, और आज जब 47 डिग्री पर पारा है तो क्यों गई थी स्टोर रूम में, जहाँ पर लाइट भी नहीं है? गिर पड़ जाती तो हॉस्पिटल का खर्चा लग जाता। आपको तो हॉस्पिटल के खर्चे की पड़ी है, मेरी प्रिया को कुछ हो जाता तो। अच्छा बेटा बैठ जा। वैसे किस काम से गई थी तू अंदर, मुझे बोल दिया होता। मम्मी पिछली बार मैं एक शैम्पू लेकर आई थी अपने लिए, उस शैम्पू का नाम ही मैं भूल गई हूँ। उसका खाली डिब्बा मुझे याद है, भाभी ने स्टोर रूम में रख दिया था, वही ढूंढने गई थी। मुझे तो लगता है स्टोर रूम में एक एग्जॉस्ट फैन लगवाना पड़ेगा, तब जाकर अंदर का उमस बाहर आएगा। ऐसी बात है तो ठीक है, एक एग्जॉस्ट लगवा देते कमरे में और एक पंखा भी। और क्या जरूरत है बेकार में पैसे बर्बाद करने की? ऐसे भी अभी तुम लोगों ने किचन में एग्जॉस्ट लगवाया ही था, पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? तो किचन का एग्जॉस्ट वहाँ से हटवाकर स्टोर रूम में लगवा देते ना पापा, फिर तो पैसे बर्बाद नहीं होंगे। ये सुनते ही पूजा के पसीने का बहाव 2 गुना हो जाता है। वो हड़बड़ाती हुई किचन से बाहर आती है। अरे बहू, ये किस तरह नहा कर आई है तू? अगर टॉवेल ले जाना भूल गई थी तो मुझे आवाज देती, मैं तुझे टॉवेल नहीं देती क्या? कोई सौतेली सास थोड़ी ना हूँ मैं तेरी। ये पसीना है मम्मी जी, किचन में थी मैं। ये मेरे माथे पर लगा आटा आपको दिख नहीं रहा क्या? आटा रोटी बनाने के लिए होता बेटा, चेहरे पर लगाने के लिए। अब समझ में आया, 30 दिन का आटा 25 दिन में खत्म कैसे हो जा रहा है। कितनी गर्मी है किचन में मम्मी जी कि मैं बिना नहाए भी नहा के आई हूँ लग रही हूँ। उसमें भी आप लोगों को किचन से एग्जॉस्ट हटवाना है। किचन किसी घर का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ये तो आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता होगा मम्मी जी। फिर भी पता नहीं क्यों इस घर में किसी को किचन की कदर नहीं है। पूजा की बात सुनकर 2 मिनट के लिए सभी चुप हो जाते हैं। उसके बाद सुषमा कहती है, अरे बेटा एक काम कर, कल के कल तू इलेक्ट्रिशियन और लेबर को लिया और एग्जॉस्ट किचन से हटवाकर स्टोर रूम में लगवा दे। वो क्या है ना बहू, अब तू ही समझ, रसोई में हम जाते कितनी बार है, दिन में 2 बार, वो भी तू जाती है। किचन में एग्जॉस्ट रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी एग्जॉस्ट तो बाहर हवा देता है, अंदर थोड़ी ना देता है। और हाँ बेटा, याद से पंखा भी लगवा देना स्टोर रूम में। हाँ, इस घर वालों का कभी कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसे थे पूजा के ससुराल वाले, जिन्हें किचन छोड़कर हर चीज की कदर थी, जिस कारण पूजा बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। इसी तरह एक रोज सुषमा की कुछ सहेलियां किटी पार्टी के लिए उसके घर आती है। घर पर पार्टी हो रही हो और घर का गंदा होना तो लाजमी है भाई। मजा आ गया सुषमा, मजा आ गया। क्या खाना बनाया तेरी बहू ने? क्या फ्रेंच फ्राइज, क्या पकौड़े, एक नंबर। तेरी बहू ही है जो इतना मना करने के बाद भी इतनी गर्मी में रसोई का काम कर लेती है। एक हमारी बहू है जो होली दिवाली में भी घर पर रसोई बनाना नहीं चाहती। अरे रसोई तो अन्नपूर्णा होती है, पर वो समझे तब ना। तू पूजा का बनाया खाना छोड़कर ये मोमो खाकर देख एक बार। मार्केट से मंगवाया है मैंने। जो सामान बाहर से आ ही सकता है तो क्यों किचन में जाकर अपना शरीर गलाना? इसे तो बेकार में आदत है रसोई में पड़े रहने की। सुषमा की सहेलियां तो उसके घर को अपना पुश्तैनी घर समझकर गंदा कर ही रही थी, और इसी बीच उसकी एक सहेली का पोता भागते हुए किचन में चला जाता है। अरे ये मेरा पोता भागते हुए कहाँ चला गया? जरूर रसोई की ओर भागा होगा। पूरी रसोई उलट कर रख देगा अब ये लड़का। अरे तो क्या हो गया, रसोई की तरफ ही गया है ना, खेलने दे, बच्चा है। यहाँ हॉल गंदा करता है, उससे अच्छा है कि रसोई में खेलता रहे। और कुछ इसी तरह एक एक करके सारे बच्चे किचन में चले आते हैं। कोई किचन के स्लैब पर बैठकर खाना खाने लगता है, कोई जमीन पर, कोई सारे डब्बों को खोल खोल कर उलट देता है, तो कोई किचन में ही खाकर उल्टी कर देता है। ये सब देखकर पूजा का कलेजा तो जल ही रहा था। ऊपर से अपनी सास का ये बिहेवियर उसे और परेशान कर रहा था। ये कोई बात हुई
इन आंटियों को जरा भी शर्म नहीं है। इनके घर के बच्चे मेरे घर के किचन को इतना खराब कर रहे हैं और ये सब आराम से बैठकर गप्पे मार रही है। सीधा जाकर इनसे बात करनी पड़ेगी। पूजा उठकर हॉल में जाती है और निकिता से कहती है, आंटी जी, आपके पोते ने हमारे किचन में उल्टी कर दी। जरूर किचन की गर्मी ना उसे लग गई होगी। हाय मेरा पोता, उल्टी हो गई बच्चे को। नहीं आंटी जी, गर्मी से नहीं हुई, उससे ज्यादा खाना खा लिया और उस खाने को किचन में ही निकाल दिया। यह तो अच्छी बात हुई ना, ज्यादा खाकर ना बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा वो उससे एक्स्ट्रा निकाल दिया। तेज है तेरा पोता निकिता। बहुत ही गए गुजरे लोग हैं ये, जैसी मम्मी थी वैसी उनकी सहेलियां। और कितने ड्रामा के बाद किसी तरह किटी पार्टी ओवर होती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। चल छबीली, झाड़ू उठा और काम पर लग जा, आज बहुत काम है, पूरा घर बिखरा पड़ा है। हाँ छबीली, और पहले ना मेरा कमरा साफ कर देना। पर दीदी, आपके कमरे में तो कोई गया ही नहीं, आपका कमरा तो वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। तो कमरे में दिन में कम से कम 2 बार झाड़ू तो लगनी चाहिए ना भाभी। और उसके बाद मेरे कमरे में झाड़ू मार देना। अब पैसे देते हैं तो वसूल तो करेंगे। और सभी कमरों का कचरा लेते हुए एक बार में हॉल का कचरा उठा लेना। और उसके बाद वक्त मिले तो तू एक बार स्टोर रूम देख लेना। स्टोर रूम बड़ा गंदा पड़ा हुआ है। मैं कभी कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी कहेंगे। हद होती है किसी चीज की। जिस वजह से घर का खाना बाहर आता है उस जगह की कदर नहीं है। किसी दिन ना भगवान का प्रकोप न पड़ जाए आप लोगों पर, मुझे तो इसी बात का डर है। अरे किस जगह से खाना आ रहा है बेटा? खाना खाकर हम कहाँ निकालते हैं पापा, शायद भाभी वॉशरूम साफ करवाने की बात करी होगी। वही तो, इस घर में एक किचन भी है, शायद वो आप सब भूल जाते हैं। आपके 10-12 फ्रेंड्स और उनके बच्चों के लिए खाना किचन में बना था मम्मी जी, इसलिए किचन बड़ा गंदा पड़ा हुआ है। और उनके बच्चों ने किचन की जो दुर्दशा की है ना, उसके बाद सबसे पहले किचन ही साफ होगा। तू ना बहू बेकार में लफड़े पाल लेती है। क्या जरूरत है किचन साफ करवाने की? कम से कम आधा घंटा तो रसोई साफ करने में चला जाएगा। फिर छबीली बाकी काम कब करेगी? और आखिर में पता चला हमारा कमरा बिना साफ किए ही रह गया। नहीं चाची, भाभी ठीक कह रही है, पहले ने रसोई साफ कर देती है। शाम ढलने में अभी वक्त है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी काम भी हो जाएगा। अरे तेरा मैं जानती हूँ ना, 5 बजते नहीं कि तेरा पति घर के बाहर आकर तमाशा करने लगता है। कोई जरूरत नहीं है रसोई साफ करने की। पहले बाकी के काम कर ले, वक्त बचेगा तो चले जाना रसोई में। और सुषमा छबीली से सारा घर साफ करवा लेती है और जैसे ही किचन साफ करने की बात आती है, सुशील कहता है, सब कुछ हो गया हो छबीली, तो एक बार जरा छत की सीढ़ियां साफ कर दे। 10 मिनट बाद छबीली कहती है, दीदी मेरे जाने का टाइम हो गया है, रसोई में कल साफ कर दीजिए। हाँ, लगता है इस घर में बस मैं ही हूँ जिसे रसोई की कदर है। हद कर दिया आप लोगों ने, सच में मुझे भी क्या है। रहने दीजिए ना, रसोई में चलते रहे कीड़े, खाते रहिए बाहर का खाना आप सब। मैं किचन से इंडक्शन अपने कमरे में रख रही हूँ, जिस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही खाना बनेगा। और परेशान होकर पूजा भी रसोई को देखना छोड़ देती है, जिससे किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगली सुबह नाश्ते के बाद, जाओ सुशील, नत्थू हलवाई के यहाँ से समोसे और कचौरियां लिया, उसी का नाश्ता कर लेते हैं। और ज्यादा रईस बनकर पैसे तुरंत मत देना, खाते में लिखवा देना। तभी गर्मा गर्म पराठे लिए पूजा अपने कमरे से बाहर निकलती है और सोफे पर बैठ जाती है। पराठे और दही, हम मजा आ गया। न जाने कितनी बार उसी तेल को इस्तेमाल किया होगा नत्थू हलवाई ने, कहाँ कहाँ हाथ लगाने के बाद मसाले तैयार किए होंगे। छी छी छी, मैं तो घर का पौष्टिक खाना ही खाऊंगी। आपको लग रहा है भाभी कि आपकी ये सब कहने पर से हमें फर्क पड़ेगा? नो वे भाभी, मैं तो खुद स्विगी करने जा रही हूँ। कितना भी ऑयली खाऊं, कितना भी जंक फूड खाऊं, वैसे भी मरना तो सभी को एक बार है ही ना, तो फिर क्यों ना बाहर का खाकर ही मरो, है? और इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। पूजा का किचन चूहों का अड्डा बन जाता है, वहाँ जाले तक लग जाते हैं, पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब हफ्ते में कभी एक बार कोई काम पड़ने पर ही कोई रसोई में जाता, वरना वो भी नहीं। कुछ दिनों बाद एक संडे की सुबह सभी साथ में बैठे हुए गप्पे मार रहे थे। हमारा हॉल जरा छोटा पड़ रहा है नहीं मम्मी, अब आगे जाकर मेरी फैमिली बढ़ेगी तो बच्चे को खेलने के लिए भी तो स्पेस चाहिए। मैं सोच रहा था हॉल बड़ा करवा लूं।
बिल्कुल सही सोचा भैया आपने। मैं भी सोच रही थी एक ट्रेडमिल ले आओ, पर उसे लगाओ कहाँ, हमारा हॉल तो पहले से ही छोटा है। ये रसोई तो हम वैसे भी ज्यादा इस्तेमाल करते नहीं, रसोई को छोटी कर देते हैं और उसका जो स्पेस है निकाल कर हॉल में मिला देते हैं। पहली बार आपने पूरे जीवन में कोई सटीक बात कही है। यही कर बेटा, हॉल बड़ा हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। आप कुछ दिन में प्रिया के लिए लड़के देखने भी शुरू करेंगे, मेहमानों के बैठने के लिए जगह भी हो जाएगी। और बिना देरी किए सुशील अपने घर में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देता है और किचन को छोटा करवाकर उसका हिस्सा हॉल में मिला लेता है। यहाँ दूसरी तरफ सुषमा प्रिया के लिए लड़के वालों का रिश्ता देखना शुरू कर देती है। मुझे कुछ नहीं पता दीदी, आप आ रही हैं, आपको समझ में भी आ रहा है। बेटे की शादी निकालना कितनी बड़ी बात होती है। आपने तो 3 बेटियों की शादी की है, आपको तो अंदाजा होगा ही। अब जो करना है आपको ही करना है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं आपकी टिकट सुशील जी से कहकर करवा लेती हूँ और उसकी फोटो आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ। कैसे भी करके कल आप यहाँ आइए। अब लड़के वालों के सामने सब कुछ आपको ही संभालना है। और अगले ही दिन वृंदा अपनी बहन सुषमा के घर पहुँच जाती है। दरवाजे से अंदर आती ही वृंदा देखती है कि किचन का फ्रिज हॉल में रखा हुआ है। बड़ी गर्मी है बाहर, जरा पानी तो पी लो। और वृंदा जैसे ही फ्रिज खोलती है देखती है कि फ्रिज के अंदर तो वेफर्स के पैकेट्स पड़े हैं। फ्रिज खराब हो गया था क्या सुषमा? जो फ्रिज में ये सब गुजिया वेफर्स ये सब रखे? अरे नहीं नहीं दीदी, ये बात नहीं है। आप ये सब छोड़िए, मैं पानी मंगाती हूँ आपके लिए। अरे सुशील, जब बाहर से ठंडे पानी की बोतल लेकर आ। अरे बाहर क्यों भेज रही है? इसे रसोई से जाकर पानी ले आएगा। इस घर में मेरे अलावा कोई रसोई में पैर रखता ही कहाँ है मौसी जी। रसोई में जाने से इनकी इज्जत क्यों घट जाएगी। और अब मैं भी किचन में जाऊं, इतना भी किचन मेरे ससुराल में बचा कहाँ है। ससुराल में रसोई होती तो मैं जरूर जाती। पूजा की ऐसी बात सुनकर वृंदा शॉक्ड हो जाती है। और होती भी क्यों ना, आखिर ऐसा कौन सा ससुराल होगा जिसमें रसोई ना हो। ऐसे हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं मौसी जी। 2-4 दिन में आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैं क्या कह रही थी। और अंदाजा तो लगा ही था। जब से वृंदा आई थी तब से वो देख रही थी, चाहे दोपहर का खाना हो या शाम का नाश्ता या फिर रात का खाना, सब कुछ बाहर से आ रहा था। जब से मैं आई हूँ रसोई में एक दूध नहीं उबाला किसी ने। ऐसे चूल्हे को सूखा नहीं छोड़ती, पूरे दिन में कुछ तो बना लिया होता सुषमा। और वैसे भी मैं कोई बाहर की थोड़ी ना हूँ जो तू बाहर से खाना बार बार मंगवा कर खिला रही है, हैं? इतनी भी खातिरदारी मत कर, घर की ही तो बात है। जा प्रिया, तू ही कुछ अच्छा बना कर लिया। कल लड़के वाले भी आने वाले हैं, उन्होंने कुछ बोल दिया तो तुझे कुछ आना तो चाहिए ना। किचन में कौन जाता है मौसी? जिसे लाइफ में कुछ ना करना हो वो लोग किचन में जाते हैं, जैसे कि भाभी। मेरी माँ ने तो मुझे खुल के जीना सिखाया है। रसोई सिर्फ और सिर्फ आपको बांध कर रखती है। वृंदा खुद उठकर किचन में जाती है और किचन की ऐसी हालत देखकर समझ जाती है। घर की रसोई, वो भी इतनी छोटी और इस हालत में। मैं यूं ही इतनी चिड़ी चिड़ी नहीं रहती मौसी जी। इन्हीं कारणों से मैंने अपनी रसोई अपने कमरे में कर ली। अब जिस ससुराल में रसोई की कदर ही ना हो, जहाँ रसोई को स्टोर रूम से भी कम वैल्यू दी जाती हो, वहाँ मैं क्या ही बनाऊं। मम्मी जी कामवाली को रसोई में झाड़ू पोछा तक नहीं करने देती। ये क्यों करना है, वो क्यों करना है, पराठे क्यों बनने हैं, दूध क्यों उबालना है। अरे भाई, किचन खाना बनाने के लिए होता है तो वहाँ खाना तो बनने दो। पर नहीं, यहाँ तक कि हॉल का स्पेस बढ़ाने के लिए रसोई तुड़वा कर छोटी कर दी गई। ये सुषमा आज भी ऐसी ही है, अपने साथ सभी को इसने खुद जैसा बना लिया है। तो फिक्र मत कर बहू, अब इन सबको मैं ठीक करूंगी। अगली सुबह लड़के वाले प्रिया को देखने आते हैं और वैसे ही गंदे किचन में सुषमा मेहमानों के लिए नाश्ता मंगवा कर रख देती है। किसी संस्कारी लड़की की तरह बार बार प्रिया रसोई में जाती और मार्केट का लाया हुआ नाश्ता खुद का बनाया बताकर बाहर ले आती। शर्माइए मत बहन जी, ये सब हमारी प्रिया ने ही बनाया है। अपने घर का ही खाना है, पौष्टिक और तंदुरुस्त, पेट भर कर खाइए। बिल्कुल सही कहा सुषमा। क्या बताऊं बहन जी, हमारी प्रिया को बचपन से ही खाना बनाने का बड़ा शौक था।
रसोई तो इसके लिए घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इतना साफ रखती है रसोई को कि क्या बताऊं। सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर सीधा रसोई में चली जाती है। आज सुबह से ना बेचारी इन्हीं तैयारियों में लगी हुई थी। सुबह 3 बजे उठकर समोसे, कचौड़ियाँ, फ्राइड राइस, पनीर चिली, ये सब इसी ने तो बनाया है। मैंने तो कितनी बार कहा हल्का फुल्का नाश्ता बाहर से मंगवा लेते हैं, पर नहीं, ये तो राजी ही नहीं थी। जैसा रूप वैसा काम। बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी सुषमा जी। हमें तो आपकी बेटी प्रिया बहुत भा गई है। अब हड़बड़ाने की क्या बात है उषा जी, पहले आप हमारा घर तो देख लीजिए। जा प्रिया, अपने बनाए हुए ड्राइंग दिखा आंटी जी को। और इसी तरह वृंदा लड़के वालों को घर दिखाते दिखाते उनकी रसोई में ले जाती है। हे भगवान, मुझे उल्टी आ रही है। इतने गंदे रसोई में खाना बनाया प्रिया ने। चूल्हे पर तो न जाने कितने दिन पुरानी चाय गिरी हुई है, और इसी स्टोव पर इन्होंने तेल की कढ़ाई भी चढ़ा दी। उषा जी, मुझे तो लगता है इन लोगों ने बाजार से नाश्ता मंगाकर उसे दोबारा गर्म करके हमें पकड़ा लिया। तभी मैं सोचूं उस खाने को खाने के बाद मुझे उल्टी क्यों आ रही है। इतने अनहाइजीनिक लोग हैं ये, कहीं मुझे फूड पॉइजनिंग ना हो जाए। जब घर में माँ ही रसोई को इस तरह रखती हो तो उसके बेटे से क्या उम्मीद रखूं। हमें नहीं करना आपके घर रिश्ता। और ऐसी गंदी रसोई को देखकर लड़के वाले रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। प्रिया का रिश्ता टूटता देखकर सुषमा की आंखें खुल जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि इतने दिन तक उसने क्या गलती की थी। हमने तेरे साथ बहुत गलत किया बहू। तू हमें कितनी बार कहती थी कि रसोई की इज्जत करो। किसी ने ठीक ही कहा, जिस घर में रसोई की इज्जत नहीं होगी वहां सब कुछ खराब हो जाएगा। और ऐसा ही आज हो गया। सुशील जी, कल से ही वापस रसोई जितना बड़ा था उतना बड़ा करवा दे, और बहू को रसोई में जिस चीज की जरूरत हो उसे फौरन ला कर दे। और आखिरकार अपनी बुआ सास की मदद से पूजा की ससुराल में उसकी रसोई बन ही जाती है। आकाश, क्या है ये सब? मैं 2 दिन के लिए मासी के घर क्या गई थी, तुमने अपने रूम की हालत क्या कर दी है? अरे क्या हुआ माँ, सब सही तो है, क्यों इतना शोर मचा रही हो? क्या सही है? 2 दिन वाले झूठे बर्तन अभी तक तुमने धोए नहीं। तुम्हारे मैले कपड़े यहीं पड़े हैं, फ्रिज से पानी की बोतल यहीं पड़ी है। तुम इस कमरे में रह कैसे रहे हो? अरे माँ, चिल हो जाएगा सब। अभी आप आ गई हो ना, कर लो साफ। हैं? ऐसे कैसे चलेगा आकाश? तुम्हें थोड़ा तो जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए ना बेटा। अरे माँ, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं अभी इन 2 दिनों में ऐसा कर रहा हूँ। मैं तो बचपन से ऐसा हूँ। आपने मुझे कभी देखा है अपनी चीजों को सही जगह पर रखते हुए? नहीं ना। फिर अरे लेकिन तुम अब बच्चे नहीं हो, 27 साल के हो गए हो। तुम्हारी शादी की बात चल रही है बाहर। तुम अब ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? अरे माँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। जिसको मुझसे शादी करनी हो करे, ना करनी है ना करे। ऐसे नहीं कहते बेटा। आकाश देखो, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां उठा लेना चाहिए। सिर्फ अच्छे पैसे कमाना ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता। घर को संभालना भी आना चाहिए। तुम घर को संभालो मत, लेकिन कम से कम अपनी चीजों को तो संभाल लो। माँ, आपको पता है ना, मेरा इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। आप जल्दी से रूम साफ कर लो, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे देर हो रही है। देख, तू ऐसे बात को टाल मत, समझा? माँ, आपको भी पता है मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आज तक ना सुधरा हूं ना सुधरूंगा, जबकि आप मुझे ये बातें बचपन से समझाती आई हैं। तो लगता है कि तेरी बीवी ही आकर तुझे समझाएगी। मैं कभी नहीं सुधरूंगा माँ, चलता हूं। आकाश सुन तो। चिंता मत करिए, आकाश जैसे लड़के हमारे देश में आपको हर घर में दिखी जाएंगे, जिन्हें घर में राजा बेटा बन के रहने की आदत सी होती है। पानी का ग्लास हाथ में चाहिए, लेकिन पानी पीने के बाद वो ग्लास किचन में वापस रखना उनकी आदत में शामिल नहीं होता। आज क्या बनाया है माँ? आज दाल तड़का बनाया है और चावल। ले खा कर देख। अरे माँ, आपको पता तो है कि मुझे दाल वाल पसंद नहीं है। मैं नहीं खाने वाला हूँ आपकी ये दाल। अरे एक बार खा कर तो देख, बहुत अच्छी बनी है, तुझे सच में अच्छी लगेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाने वाला हूँ ये दाल। मैं बाहर जाकर कुछ खा लूँगा, सुनील और राकेश के साथ। अरे रोज रोज बाहर का खाना अच्छा नहीं है बेटा, तू समझता क्यों नहीं है? तो आप रोज रोज दाल लौकी ऐसा क्यों बनाती हो? आपको पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। फिर भी इन सारी सब्जियों में विटामिन होते हैं
और घर में तो यही सब बनता है ना, रोज पनीर तो नहीं बना सकते। तो मुझे ये सब पसंद नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ बाहर सुनील राकेश के साथ खाने के लिए। आप खाओ अपनी ये दाल। हे भगवान, तू और तेरे ये आवारा दोस्त कब जान छूटेगी इनसे। कभी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, कर ले थोड़े दिन मस्ती, जब तेरी घरवाली आएगी ना तब बात करेंगे हम। माँ, आप ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दीजिए, ठीक है? मुझे तो लगता है कहीं आपकी बहू भाग ना जाए। तेरी हरकतें देखकर तो यही लगता है कि ये लड़की थोड़े दिन में यहाँ से भाग ही जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ, रात को देरी से आऊँगा, मेरा इंतजार मत करना। आकाश का अक्सर यही हाल होता था खाने को लेकर। जब भी उसे खाना पसंद नहीं आता वो अपने दोस्त सुनील और राकेश को लेकर बाहर खाना खाने चला जाता। आकाश, तू हफ्ते में 4-4 बार बाहर आकर खाना खाता है, तेरी बात चिल्लाती नहीं है क्या? अरे बहुत ज्यादा चिल्लाती है। तुम्हें क्या लगता है छोड़ देगी क्या मुझे यूं ही? अरे पर ये कहाँ सुधरने वाला है, ये तो ऐसा ही है पहले से, जंगली। ये सही शब्द है, जंगली। मुझे भी ना खुद को देखकर यही लगता है। अभी भी वक्त है, सुधर जा, वरना बीवी से ऐसा पीटेगा कि रोना भी नहीं आएगा। मैं रहूंगा ये वो? मुझे तो लगता है शादी के बाद 4 दिन में ही भाग जाएगी वो। पता नहीं कैसे रहेगी तेरे साथ सच में। मैं बचपन से इसके घर जाता था पढ़ाई करने, तो 3-3 दिन तक ये अपने कमरे से ग्लास भी नहीं उठाता था। इतना आलसी है ये। अरे आलसी नहीं हो, आदत नहीं है ये सब करने की बस। तेरी बीवी सच में भाग जाने वाली है आकाश, बच के रहना। अरे मुझे क्या करना है, मुझे कोई बांध नहीं सकता किसी भी चीज़ में, समझे? आकाश के दोस्तों तक को पता था कि वो कैसा है। सबको लगता था कि शादी के बाद भी आकाश की पत्नी को बहुत कुछ करना पड़ेगा जिससे वो परेशान हो जाएगी। लेकिन जब सुनील और राकेश आकाश से 2 साल के बाद मिलने आते हैं तो आकाश के घर का माहौल कुछ और ही था। अरे आओ आओ सुनील, राकेश, कैसे हो तुम दोनों? अरे हम तो ठीक है, तू बता तू कैसा है? मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा पहले था, बिंदास। अरे दोनों अंदर आओ, यहाँ जूते उतार दो। हाँ, अरे हम दोनों कनाडा क्या चले गए, तूने पीछे से शादी भी कर ली? तो तुम दोनों ने भी तो कर लिया ना? हाँ वो तो करनी है। भाभी जी कहाँ है? मानिया अंदर है, बस आ ही रही होगी। हाँ बेचारी सारा दिन तो काम में ही लगी पड़ी रहती होगी। इससे शादी जो की है। अरे राकेश, सुनील, कैसे हो तुम दोनों? नमस्ते, कैसे हैं आप दोनों? आकाश आपकी बहुत बातें करते हैं, आज पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है। जी भाभी, हम दोनों कनाडा में थे आपकी शादी के वक्त, इसलिए शादी में आ नहीं पाए थे। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। आकाश, ज़रा मदद कर देना प्लीज़। हाँ अभी आया। हाँ, ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये काम कर रहा है। क्या हुआ, झटका लग गया ना? हाँ आंटी, ये जो अपना ग्लास भी नहीं उठाता था, हमारे लिए नाश्ता लेकर आएगा। अरे यही नहीं, अभी आगे आगे देखो बीवी का खौफ क्या क्या करवाता है। फिर तो मुझे देखना है कि ये सुधरा कैसे। सुनील और राकेश को अजीब लग रहा था कि आकाश इतना सुधर कैसे गया, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ पैंतरे आजमाए जिससे वो आकाश को चेक कर सके। ये लो गर्मा गर्म नाश्ता। मैंने आप सबके लिए खाना भी बना दिया है, दाल तड़का और टींडे। फिर तो आज भी बाहर ही खाएगा आकाश क्या? क्यों? अरे किसने कहा कि मैं बाहर खाऊंगा? मान्या ने इतनी मेहनत से खाना बनाया है। अरे तुझे तो टिंडे और दाल दोनों पसंद नहीं है ना? भाभी ये हफ्ते में 4 बार तो बाहर ही खाता था। खाते थे, अब तो इन्हें टिंडे बहुत पसंद है। क्यों आकाश? हाँ मुझे तो टिंडे बहुत पसंद है, पहले की बात और थी। हाँ तब तो ये कुछ अलग ही था, हमें तो लगता था कि इसकी पत्नी इसके साथ रहेगी ही नहीं। लेकिन अब देखो मैंने कैसे सुधार दिया है ना। अरे पत्नी के आगे बड़े बड़े सुधर जाते हैं, क्यों आकाश? अरे सुधर गया क्या लगा रखा है? मैं तो वैसा ही हूँ जैसा पहले था। हाँ वैसे ही है। चल आज बाहर चलते हैं, देर रात तक बाहर टपरी पे बैठेंगे। हम बाहर गेट पर तेरा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आजा। तुम लोग चलो, आता हूँ मैं।
आकाश बाहर आता है और सुनील और राकेश आपस में बात कर रहे थे। आ गया तू, चल। अरे मैं क्या कह रहा था, आज नहीं चलते, कल चलेंगे, ठीक है? क्यों, आज क्यों नहीं? अरे ऐसे ही, मान्या ने आज इतना खाना बनाया है, मैं चला जाऊंगा तो वेस्ट हो जाएगा ना। वो टिंडे खाने हैं तुझे? अच्छा बच्चू, ये बता कि तू जंगली से इंसान कैसे बन गया? अरे पत्नी के आगे किसकी चली है आज तक? माँ चिल्लाती थी तब भी इतना असर नहीं होता था, लेकिन जब बीवी बात करना छोड़ देती है, चुप हो जाती है, तो जैसे ना खौफ होने लगता है। वैसे तो ये हम सबके साथ ही होता है। मर्द चाहे कितना भी जंगली क्यों ना हो, शादी के बाद इंसान बन ही जाता है। चलो यार, मैं चलता हूँ, मान्या को रसोई में मदद भी करवानी है। हाँ हाँ भाई, जाकर अपनी पत्नी के हाथ के टिंडे खा ले। क्या हुआ आकाश बेटा, मैंने कहा था जितनी मस्ती करनी है कर ले, शादी के बाद दाल तो क्या टिंडे भी अच्छे लगेंगे। कामिनी की शादी हुए तकरीबन 3 महीने हो गए थे। ऐसा नहीं था कि कामिनी ससुराल में आके किसी काम में मन नहीं लगा रही थी, कि काम नहीं करना चाहती थी। वैसे तो वो घर के सारे ही काम किया करती थी, लेकिन एक बात थी जिसके कारण उसकी सास गरिमा उससे बहुत परेशान रहती थी। हाय राम सत्यानाश, दोपहर के 3 बज रहे हैं और सुबह 6 बजे का आया हुआ दूध अभी तक रसोई में ही पड़ा हुआ है। आज तो लगता है शाम की 1 कप चाय भी नसीब नहीं होगी। गरिमा गुस्से में बहू को आवाज लगाती है। कामिनी बहू, इधर आओ जरा। आ रही हूँ। क्यों शोर मचा रही है आप? ऐसा क्या हो गया जो पूरा घर सर पर उठा रखा है आपने? कामिनी अपने कमरे में से आंखें मलते हुए बाहर आती है तो देखती है रसोई में दूध का भगोना रखा हुआ है और सास वहां गुस्से में खड़ी दांत पीस रही है। मर गए, लगता है आज तो मेरी शामत आने वाली है। मैं दूध फ्रिज में रखना ही भूल गई। अगर अब दूध फट गया तो माँ जी तो मेरी बारात निकाल देगी। अब क्या बात है माँ जी, क्या हुआ? आप इतनी गुस्से में क्यों दिखाई दे रही हैं? बड़ी बोली है तू, जो दूध का भगोना बाहर देखकर भी तुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतनी गुस्से में क्यों हूँ? अरे बहू, इतनी लापरवाही भी कोई अच्छी बात नहीं होती। सवेरे 6 बजे का आया हुआ दूध अभी 3 बज रहे हैं फिर भी बाहर है, और बाहर कितनी गर्मी है, पारा 45 डिग्री पार कर रहा है। अब दूध का तो राम नाम सत्य हो गया, इस बात में कोई शक नहीं मुझे। अरे माँ जी, आप भी ना छोटी छोटी बातों पर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लेती हो। अब इस उम्र में ना आपको इतना गुस्सा करना शोभा नहीं देता, और इतना गुस्सा करने से पहले आप एक बार मुझसे पूछ लेती, उसके बाद अपना बीपी बढ़ाती ना। क्या मतलब है तेरा? साफ साफ बोल। ये भगोना मैंने भूलकर रसोई में नहीं छोड़ा, बल्कि जानबूझकर मैं दूध को यहाँ पर छोड़ कर गई हूँ। क्या तूने आज भांग चाट रखी है क्या? वो क्या है ना, आज मुझे पनीर खाने का मन था तो मैंने सोचा दूध फाड़कर पनीर बना लेते हैं। अच्छा, दूध फाड़ कर पनीर बना देगी तो चाय क्या पनीर फाड़ कर पिलाएगी हमें? देख बहू, ये बहानेबाजी ना बंद कर और काम में मन लगा। तुझे क्या लगता है तेरे ऐसे बहाने बनाने से मैं तेरी बात में आ जाऊंगी? अच्छी तरह जानती हूं मैं, 1 नंबर की लापरवाह है तू। यहां 3 लीटर दूध रसोई में पटक कर महारानी अपने कमरे में बिस्तर तोड़ रही थी। माँ जी, आप ना ज़रूरत से ज़्यादा बात को आगे बढ़ा रही हैं। अरे मैंने आपको बताया ना, मैंने पनीर बनाने के लिए दूध को बाहर छोड़ा था। वैसे भी अगर आपने देख ही लिया था कि दूध बाहर है तो आप ही उठाकर फ्रिज में रख देती। आपको इतनी सी बात को खींचकर उसका बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? हाँ, ये सही है भाई। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एक तो तू गलत काम करती है, ऊपर से उल्टा मुझे बातें सुना रही है। हद हो गई है बिल्कुल बेशर्मी की। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। गरिमा जानती थी कि कामिनी से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। एक तो वो लापरवाह थी, ऊपर से हर दर्जे की बदजुबान भी। एक तो गलती करती, ऊपर से बहस भी क्या करती। दूध वाली घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन सुबह सुबह गरिमा उठती है तो देखती है रसोई में रात का बचा हुआ आटा और सब्जी ऐसे का ऐसा ही रखा हुआ है। कामिनी बहू, इधर आओ। ये देखो, रात का आटा और सब्जी तुमने रसोई में ही छोड़ दिया। अरे अगर फ्रिज में रख दिया होता तो सुबह में इसका इस्तेमाल हो जाता ना। उनको इस तरह से बर्बाद करना कोई समझदारी है क्या? आटा और सब्जी कभी बासी खाना नहीं चाहिए। आपको पता नहीं कितनी बीमारियों की जड़ होती है ये, इसीलिए बचा हुआ आटा मैंने बाहर ही रख दिया। अच्छा, और बाहर आटा रखने से जैसे तूने बहुत समझदारी का काम कर लिया है ना। सड़ी हुई बदबू आ रही है इस आटे से।
रात का रखा हुआ ये बासी खाना तो किसी जानवर को भी नहीं डाल सकते, वो भी बेचारे इसे खाकर बीमार हो जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं खाना था तो कम से कम तू 2 रोटी कुत्तों को बनाकर ही डाल देती। खराब करने से तो किसी जीव का पेट ही भरता। अरे मम्मी जी, आप तो राशन पानी लेकर मेरे ऊपर ही चढ़ जाती हैं। अरे भाई, सबका खाना बनाकर साफ सफाई करके बर्तन धोकर मैं भी तो थक जाती हूँ ना, इसलिए जल्दबाजी में वहीं रखकर छोड़ दिया। वैसे भी उस खाने को मैं दोबारा यूज नहीं करने वाली थी, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आपको तो उल्टा खुश होना चाहिए कि आपकी बहू आपको ताजा खाना बनाकर खिला रही है। मैं उन बहुओं में से नहीं हूं जो एक वक्त बनाकर 2 वक्त खाना खिलाए, तीनों टाइम फ्रेश बनाकर खिलाती हूँ आप लोगों को। हाँ, तो तू कौन सा अपनी गलती मानने वाली है? मैं ही पागल हूं जो तेरे साथ मगजमारी कर रही हूं। गरिमा बहुत अच्छी तरह समझती थी कि उसकी बहू कामिनी अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए हर बार वो खुद को समझा लेती कि आगे से बहू चाहे जो भी करे वो बहू को कुछ नहीं कहेगी। लेकिन जब वो बहू की लापरवाही को देखती तो जाने क्यों खुद पर काबू न कर पाती और गुस्से में उसके मुंह से कुछ न कुछ निकल जाता। अरे बहू, यह सुबह की लाई हुई सब्जी और फल अभी तक ऐसे ही पड़े हुए हैं, तूने हटाकर फ्रिज में नहीं रखे? ये देखो, रसोई में आटे का ढक्कन खुला हुआ है। हे भगवान, कौन समझाए इस लड़की को। मैं तो समझा कर थक गई हूँ, लेकिन इसके कान पर जू रेंगने को तैयार नहीं है। मम्मी जी, आपको तो बस बात बात पर शोर मचाना आता है। अरे ये एप्पल मैंने इसलिए फ्रिज में नहीं रखे क्योंकि ठंडे फ्रूट सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। फल फ्रूट्स हमेशा रूम टेम्परेचर पर रखे हुए खाने चाहिए। ये जो फ्रिज में से निकाल कर हम लोग खा लेते ना, वो हेल्दी नहीं होता। और ये सब्जी, ये तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ, इसलिए मैंने फ्रिज में नहीं रखी। बेटा, अब जब तूने इतने बहाने बना ही लिए हैं तो ये जो आटे का ढक्कन खुला हुआ है इसके लिए भी कोई अच्छा सा बहाना सोच ले। हैं? वो तो मुझे पता है कि तू ढक्कन लगाना भूल गई है, लेकिन तू मानेगी थोड़ी ना कि तूने लापरवाही की है। तू तो मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान देने आई होगी, तो सोच ले बेटा कोई अच्छा सा बहाना और वही बता दे। गरिमा अपनी बहू को चाहे जितना समझाती, लेकिन कामिनी के ऊपर गरिमा की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो जैसी थी आज भी वैसी की वैसी ही थी। कभी जैम और सॉस के ढक्कन खुले छोड़ देती तो कभी मक्खन या घी का डिब्बा ऐसे ही मुंह खोलकर ताक रहा होता। कभी दूध गैस पर रखकर भूल जाती तो कभी पूरा पूरा दिन खाना रसोई में ही रखा छोड़ देती। एक दिन गरिमा बाजार से सब्जियां खरीद रही थी, तभी उसे कामिनी की माँ सोमा मिल जाती है। अरे बहन जी, आप यहाँ इतनी दूर सब्जियाँ लेने आई हैं? हाँ बहन जी, कामिनी का तो आपको पता ही है, वो फ्रिज में सब्जियां रखना भूल जाती है। अब इतनी गर्मी में बाहर पड़े पड़े सब्जियों का एकदम दम ही निकल जाता है, तो मैं यहाँ सब्जियां लेने आती हूँ ताकि बाहर छूट भी जाए तो कम से कम एक दिन तो सब्जियों में जान बची रहे। और क्या है ना, इधर सब्जी मंडी में एकदम ताज़ी ताज़ी सब्जियां मिलती है, किसान खेतों से लाकर बेचने आते हैं ना। अच्छा, इतनी लापरवाही कर रही है वो। अरे भाई, ध्यान रखना चाहिए, सब्जियों के दाम आजकल आसमान को छू रहे हैं। अब ऐसे तो बहुत नुकसान हो जाता होगा। अब क्या बताएं बहन जी, हम कुछ कहेंगे तो आपको लगेगा कि हम शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कामिनी की ना आदत है, वो किसी की कही बातों पर ध्यान नहीं देती। ऊपर से कुछ कहो तो उल्टा बहाने बनाकर मुझे 4 बातें सुना देती है। आप फिक्र मत करो बहन जी, मेरी बेटी है ना, उसे अब मैं ही सुधारूंगी। अगले ही दिन सोमा बेटी के ससुराल आ गई। अरे बेटा, ये दूध तूने डाइनिंग टेबल पर रखकर क्यों छोड़ा हुआ है? इसे फ्रिज में क्यों नहीं रखा? अरे मम्मी, क्या आप भी ना यहाँ वहाँ ताक झाक कर रही हैं? आराम से बैठिए ना, ये सब मेरा काम है, मैं देख लूँगी। अगर तू देख रही होती बेटा तो मुझे यहाँ आकर तुझे ये सब कहने की ज़रूरत ना पड़ती। अभी तू उसको फ्रिज में रखेगी नहीं, फिर शाम को कहेगी तुझे पनीर बनाने की इच्छा हो रही थी। क्या सही कहा ना? माँ की बात सुनकर कामिनी एकदम खिसिया जाती है और चुपचाप जाकर दूध का भगोना फ्रिज में रख देती है। कुछ देर बाद, अरे बेटा, वो जो मिठाई में लाई थी वो फ्रिज में दिखाई नहीं दे रही। तूने फ्रिज में लगाई तो थी ना? है? हाँ मेरा मतलब है मम्मी, वो अभी वही डाइनिंग टेबल पर पड़ी हुई है, और फिर यहाँ फ्रिज वाली मिठाई ना कोई नहीं खाता, इसीलिए मैंने बाहर रखी है। बेटा, 400 रुपये की मिठाई है वो। बहानाबाजी करने की बजाय उठाकर फ्रिज में रख दे। और ये घुमा फिरा कर मेरे सामने बहाने मत बना, मैं तेरी माँ हूँ, सास नहीं। बहुत अच्छे से जानती हूँ तुझे। और तू क्या कह रही थी बहन जी से कि फ्रिज में रखे हुए फल नहीं खाने चाहिए क्योंकि नुकसान करते हैं, और बाहर रख कर सड़ा कर खा सकते हैं, उसमें तो विटामिन बढ़ जाती होंगी, है ना? रात का आटा तू बाहर छोड़ देती है क्योंकि उसमें भी बैक्टीरिया होता है। अगर बच जाता है तो बेटा आटा कम ही गूंदा करो ना। अगर समझदारी से काम करेगी तो ये रोज़ नए नए बहाने बनाने में दिमाग खर्च नहीं करना पड़ेगा।
माँ जी ने आपसे ये सब कहा है ना? और आप किसी माँ हो जो बेटी की जगह मेरी सास की साइड ले रही हो? मैं तेरी माँ हूँ ना बेटा, इसीलिए तेरी सास की साइड ले रही हूँ, क्योंकि तुझे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर अगली बार तेरी सास की तरफ से मुझे तेरी कोई भी शिकायत मिली ना, तो मैं खुद यहीं आकर बस जाऊंगी, और फिर तू समझ ले तेरे साथ क्या होने वाला है। माँ की धमकी का कामिनी के ऊपर बड़ा तगड़ा असर हुआ था और अब वो लापरवाही करती ही नहीं थी। हाँ, कभी कभी उससे गलती हो जाती है, लेकिन अब वो अपनी गलती मान लेती है। अपनी गलती को सही साबित करने की कोशिश नहीं करती अब वो। वे दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है, कहावत है ना। तो उसी कहावत से प्रेरित होकर ये कहानी सुने। मीरा अपनी सहेली सीमा से कहती है, क्या रे सीमा, तेरे जैसी सास भगवान सबको दे। कोई रोक टोक नहीं, कोई बोलियां नहीं, आराम से रहती है और आराम से रहने देती है। एक मेरी सास है। माना कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन दूसरी कई परेशानियां हैं जो मेरी सास के साथ है, तू नहीं समझेगी। चल अच्छा रखती हूँ, ननद आई है, उसकी खातिरदारी करनी है। मीरा सीमा की सास से काफी इम्प्रेस रहती है। फिर एक दिन सीमा मीरा के घर किसी काम से जाती है। मीरा की सास कहती है, हाँ भाई सीमा, क्या करने आई है? घर में कोई काम धाम नहीं है क्या? सीमा को तो शौक लगता है, ऐसे कोई कैसे बोल सकता है। आंटी, मैं कौन सा कुछ लेने आई हूँ, देने ही तो आई हूँ। ये अचार बनाया था। तभी मीरा आ जाती है। अरे तू अचार लाई है? तेरी सास ने कुछ कहा नहीं? यहाँ मेरे घर पर तो सामान सड़ जाए, लेकिन मेरी सास मजाल है किसी को चवन्नी भी देने दे। अरे क्यों ना बचाऊं चवन्नी, मेरे बेटे की मेहनत की कमाई है। तेरे भरोसे रहूं तो सब लुटा दे। अब ले ले अचार उससे और दफा कर। मीरा सीमा से अचार लेकर उसे बाहर तक छोड़ने जाती है। अरे यार, तेरी सास तो बहुत अच्छी है। क्या बात कर रही है? कितनी तो बेइज्जती करती तेरी, लेकिन फिर भी तुझे मेरी सास अच्छी लगी। मेरे घर आजा कभी, मेरी सास को देखेगी ना तब पता चलेगा। अरे इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। जरूर आऊंगी मैं तेरे घर, लेकिन मैं कुछ लेकर नहीं आ सकती। हाँ, देख रही है ना मेरी सास का हाल। हाँ हाँ, कुछ न लाना, मैं तो कहती हूँ खाली झोला ले आना बस। सीमा चली जाती है। फिर क्या, दोनों अपने काम में लग जाती हैं। लेकिन एक रोज न जाने क्या होता है, मीरा सीमा के घर आती है। सीमा की सास कहती है, अरे सीमा, देख तो कौन आया है, तेरी सहेली मीरा। मीरा, आज कैसे यहाँ पर? आजा आजा। और ये हाथ में क्या है तेरे? क्या मतलब? कुछ नहीं आंटी जी, ये तो खाली थैला है। वो क्या है ना, मंडी जा रही थी तो सोचा मीरा से मिलती चलूं। अरे काहे को मंडी जाना, कल ही मेरा बेटा सब्जी लेकर आया है। अरे मीरा, जरा सीमा का ये थैला तो भर दे। मीरा घबरा जाती है। अरे नहीं नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं ले सकती। हम लोग ना अलग सब्जियां खाते हैं। खैर, मीरा सब्जी तो नहीं लेती, लेकिन सीमा की सास तो न जाने क्यों कद्रदान हुई रहती है। अरे मीरा, जरा चिकन मटन बना ले, तेरी सहेली आई है। मैं फोन कर देती हूँ, वो दे जाएगा। और सुन, मिर्च जरा तेज कर देना। लेकिन मीरा तीखा नहीं खाती है माँ जी। अरे खाना चाहिए। अब सीसी करेगी ना तो नाक का सारा कचरा भी निकल जाएगा। हाय रे, कितनी अच्छी है तुम्हारी सास। हाँ, तभी आसपास के सारे यहाँ खड़े हो जाते हैं सुबह से ही। अभी 2 मिनट रुक ना, खुद पता चल जाएगा। तभी पड़ोसन आती है। अरे बहन जी, चाय का वक्त हो गया, सोचा चली आऊं आपके घर। अरे क्यों नहीं क्यों नहीं, वो क्या है ना, बहू की सहेली आई है तो चिकन बन रहा है, वो भी लेती जाना। मैं जरा ज्यादा ऑर्डर कर देती हूँ। और हाँ बहू, पकोड़े भी तल ले चाय के साथ। जा जा मीरा बेटी, सीमा की मदद कर दे जरा। मीरा सीमा के पास किचन में जाती है, जहाँ सीमा सास को कोस रही होती है। घर में कितनी मुश्किल से सब्जी और राशन आता है, लेकिन ये नहीं समझेंगी। अरे पिछले महीने भी 2 बार राशन लाना पड़ा था, लेकिन ये है कि सच्ची यार, फिर भी तू लकी है। तेरी सास कम से कम मेरी सास की तरह तो नहीं है। मीरा कुछ देर रहकर वहां से चली जाती है। दोनों बहुएं किसी तरह सास के साथ दिन काट रही थी कि एक दिन सीमा कहती है, नहीं नहीं माँ जी, बस करिए, तंग आ गई हूँ मैं आपसे। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। एक बार, बस एक बार आप मेरी सहेली मीरा की सास की तरह बनकर देखिए।
अरे कितनी अच्छी इंसान है वो, कितना सोचती है घर के लिए। दूसरी तरफ मीरा, माँ जी कैसी हैं आप? कुछ तो सोचा करिए, समाज नाम की भी कोई चीज होती है। बस एक बार मेरी सहेली सीमा की सास की तरह बनकर देखिए। अरे कैसे जी जाती है जिंदगी, उन्हीं से पता चलेगा। दोनों की सास को आता है गुस्सा। अरे भाई, कोई छोटे बच्चे तो है नहीं जो किसी के साथ तुलना कर दे और वो कुछ ना कहे। मीरा की सास कहती है, मुझे तो सीमा के पास ही छोड़ा। सीमा की सास कहती है, तू ना मुझे मीरा के पास ही छोड़ दे। दोनों एक दूसरे से सलाह करती हैं और सासों का किया जाता है आदान प्रदान, यानी एक्सचेंज। अगली सुबह मीरा की बदली हुई सास, अरे मीरा, मेरी बेटी आ रही है। मीरा को तो आदत थी कि घर का कोई भी आए दमड़ी ना निकले, ना कुछ बनाना ना कोई लेन देन। अच्छा माँ जी ठीक है, कोई बात नहीं। अरे कैसा कोई बात नहीं, अरे लाओ 16 तरह के पकवान और ननद को देने के लिए सीधा निकालो। सीधा समझती हो ना? देना लेन देन? अरे माँ जी कैसी बात कर दी। इस घर में जो कोई कुछ भी ले आए, लेकिन मजाल है घर की चवन्नी भी कहीं चली जाए। अरे ये तो परंपरा ही नहीं है इस घर की। बाकी खाना हो तो रोटी दाल बना देती हूँ। रोटी दाल तो मेरी बेटी दुख में भी नहीं खाती, तो मायके में क्यों खाए। मैं अभी चिकन, मटन, पनीर और दाल ऑर्डर कर रही हूँ, सब बना देना। लेकिन मेरी तो आदत ही नहीं है इतना सारा खाना बनाने की। नहीं माँ जी, मुझे तो माफ करें। अरे कैसी बात कर रहे हैं, तेरी सास की बेटी नहीं आती थी क्या? आती थी ना, खूब आती थी, लेकिन मजाले की सास कुछ एक्स्ट्रा कर दे। माँ जी देखिए, मेरी तो ये आदत नहीं है। दूसरी तरफ सीमा, माँ जी वो मेरे मायके से लोग आ रहे हैं, तो मैं जरा उन लोगों के लिए कुछ बना लेती हूँ। क्यों बना लेती हो? दाल रोटी बनी है ना, साथ में अचार रख देना। वैसे आ क्यों रहे हैं बेटी के घर? सीमा को तो बहुत बुरा लगता है। कहाँ तो उसकी सास पड़ोसी के कुत्ते को भी घी की रोटी खिलाती है, और कहाँ ये मीरा की सास जो उसके मायके वालों के लिए सूखी रोटी अचार रख देने की बात कर रही है। वो मेरी भाभी आई है ना, नहीं तो शादी के बाद भाई पहली बार आ रहा है। हाँ तो उन लोगों को बोल दो, हमारे घर का रिवाज है सास के लिए 10 साड़ी, हार और सजावट का सामान लेकर ही आना, समझे? सास तो बोली जा रही थी, लेकिन सीमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सीमा का पति, अरे सीमा क्या हो गया? तुम्हें तो माँ से बिल्कुल ऑपोजिट चाहिए थी ना। कहाँ माँ हर किसी के आओ भगत में तुम्हें लगा कर रखती थी, लोगों से खूब मिलती, घर का सामान बांटा करती थी। अरे याद है ना, तुम्हारे घर वाले आते थे 1 पैकेट लेकर और जाते थे पूरे 10 थैले के साथ। अब आएंगे 10 पैकेट लेकर और जाएंगे खाली हाथ। सही है? नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी सास, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। सीमा घबराकर मीरा की सास को लेकर उसके घर जाती है, जहां मीरा, सीमा ले जा अपनी सास भाई। हाँ मैं भी तेरी सास वापस ही देने आई हूँ। चलो मम्मी जी, मेरे लिए तो आप ही सही हो। क्या बताऊं यार प्राची, ये भाइयों से ना बहनें नहीं छूटती। पतियों की बहनें होने से अच्छा है कि भगवान उन्हें 10-10 भाई ही दे दे। वो क्या है, उन्हें तो हम कलेश करवाकर अलग भी कर देंगे, पर ये बहनें, अरे भाई ये तो जुएं होती है जो भाइयों की शादी के बाद और एक्टिव हो जाती है और अपने भाइयों से गुड़ की तरह चिपक जाती हैं। बाप रे, ऐसा क्या हो गया? अभी तो तेरी शादी हुई थी और इतने कम टाइम में इतना फ्रस्ट्रेशन। यूँ तो मेरी लव मैरिज हुई, लड़का भी इकलौता बेटा, पर उस इकलौते बेटे की एक बहन भी है। यूँ तो दीदी की शादी को 5 साल हो गए, पर आए दिन ऐसे मेरे घर पर आकर बैठी रहती है मानो कुंवारी हो। अब क्या बताऊं, मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी, क्या खाऊंगी क्या नहीं खाऊंगी, सब चीज़ पर उनको बोलना होता है। मैं तो इतनी परेशान हो गई हूँ कि अपने मायके बैठी रहती हूँ, पर इसके बाद भी उस औरत को शांति नहीं है। मेरे पति को उसने अपनी बोली की जाल में फंसा कर रखा है। भाई रखो अपने भाई को अपने पास। मैंने तो सोच लिया है, इस महीने अगर वो मुझे लेने नहीं आएगा तो मैं डिवोर्स फाइल कर दूंगी। अरे ये भरी दोपहरी में तुम मुझे ये कैसी न्यूज़ दे रही हो? इस धूप से ज़्यादा मुझे तो तेरी बात सुनकर चक्कर आ रहे हैं। मैंने तुझे बताया था ना, मेरे ऑफिस में वो लड़का है प्रेम, उसे मैं बहुत पसंद करती हूँ और उसकी तो 3-3 बहनें हैं। आज रात को हमारी डेट है,
मैं उसे शादी का प्रपोजल देने वाली हूँ। अरे तो भूल जा उसे, ऐसा लड़का ढूंढ जिसकी कोई बहन ना हो, ननद हो, उस घर में तो शादी करना ही मत। अरे कर्म फूट जाएंगे। ये प्यार कितने दिन टिकेगा पता है? 2 से 4 दिन। अरे भाई बहुत ज़्यादा प्यार भी रहा ना तो 6 महीने, उसके बाद क्या? उस घर में तुम तो हमेशा नई रहोगी और वो लड़की उस घर की पुरानी मेंबर, सब उसकी ही सुनेंगे हमेशा। प्राची अपने ऑफिस से अपने घर जा रही थी, जहाँ रास्ते में उसे उसकी कॉलेज की फ्रेंड मिलती है, जो उसे अपने शादी के बाद की दुख भरी दास्तां सुनाती है। और निम्मी की बात को गांठ बांधकर प्राची अपने घर की ओर बढ़ जाती है। अपने घर पहुंचते ही प्राची अपनी मम्मी से कहती है, मैं शादी के लिए राजी हूँ मम्मी, पर लड़का इकलौता होना चाहिए, उसकी कोई बहन नहीं चाहिए मुझे। देखा जी देखा, मैंने कहा था ना आज मैं माता के मंदिर जाकर आई हूँ, आज ज़रूर कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। जो लड़की शादी के लिए राज़ी नहीं हो रही थी आज सामने से हाँ कर रही है। लगता है इसके ऑफिस वाले लड़के ने इसे भाव देना बंद कर दिया है मम्मी। शर्म नहीं आती तुझे अपनी बहन के बारे में ऐसी फालतू बातें करते? अरे मेरी बेटी ऐसी नहीं है, बचपना था बेचारी में, पर अब समझ गई है, उम्र हो गई है तो शादी तो करनी होगी। और बिल्कुल सही कहा बेटा, ननद ना किसी की सगी नहीं हुई, मैं तेरे लिए इकलौते लड़के वाला घर ही ढूंढूंगी। ये क्या पट्टी पढ़ा रही हो तुम अपनी बेटी को? और ये क्या बात हुई प्राची? क्यों ऐसे घर में शादी नहीं करनी तुम्हें जहाँ बहनें हो? अब ऐसा कौन सा लड़का होता है जिसकी बहन नहीं होती? होता है जी, बस अच्छे लोगों को मिलता है। मेरे दिन देखे हैं हमारी बेटी ने, साल के 7 महीने तो तुम्हारी एक एक बहन यहाँ बैठी रहती है। उसने मेरा दुख देखा है ना, इसलिए ऐसा घर चाहती है जहाँ ननद ना हो। तो फिक्र मत कर बेटा, मैं तेरे लिए ऐसा ही रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगी। और सुषमा चारों तरफ इस बात का हल्ला कर देती है कि उसकी बेटी अब शादी के लिए तैयार है, पर शर्त यह है कि वो लड़का इकलौता होना चाहिए। और प्राची का बायोडेटा पहुंचते पहुंचते पहुंचता है अतुल के फ़ोन पर। ये लड़की तो अच्छी लग रही है, ये सही ग्रुप में जोड़ा है मम्मी ने मुझे, मम्मी को जाकर दिखाता हूँ। अतुल अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें प्राची की तस्वीर और बायोडेटा दिखाते हुए कहता है, वो हमारे समाज वाले ग्रुप में ऐड किया था ना मम्मी आपने मुझे, इस ग्रुप में देखो प्राची नाम की लड़की का बायोडेटा और फोटो आया है। सुंदर है ना लड़की, ऊपर से पढ़ी लिखी भी है और जॉब भी करती है। घर में बस 2 बच्चे हैं, एक खुद और एक इसका छोटा भाई, और इसे एक ऐसे लड़के की तलाश है जो इकलौता हो। बाकी सब तो ठीक है बेटा, यूँ तो तू इकलौता ही है, पर लड़की की ये सोच ज़रा घर गृहस्थी संभालने वाली नहीं लगती मुझे। जो अभी से नहीं चाहती कि घर में ज़्यादा लोग हो, उसे तो आगे जाकर लोग खटकेंगे ही ना। आप ना बहुत सोचती हैं अतुल की मम्मी, आज का ज़माना ही ऐसा है। यहाँ तो लड़कियाँ चाहती है कि उसका पति उसके साथ अलग रहे, कम से कम परिवार को लेकर चलने को तो तैयार है प्राची। मैं पता लगाता हूँ खानदान कैसा है, खानदान सही रहा तो बात करने चलते हैं। कहते हैं ना, जब संजोग बन रहा हो तो कैसे शादी पक्की हो जाती है पता ही नहीं चलता। कहाँ प्राची किसी और लड़के को प्रपोज करने जा रही थी और कहाँ उसे देखने आज अतुल उसके घर पहुंच जाता है। प्राची अपने कमरे में तैयार हो रही थी कि दरवाजे से अतुल उसके कमरे में आ जाता है। आप घबराइए मत, वो क्या है ना, बाहर सब आपका इंतज़ार कर रहे थे और आपको आने में देर हो रही थी, तो मम्मी ने कहा कि मैं आपके कमरे में चला जाऊँ। ओके, नो प्रॉब्लम, आप बैठिए ना। अरे तुम भी चलेगा, आप कहना ज़रूरी नहीं है। मैं कब से बाल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बन ही नहीं रहे। अरे आपको ज़रूरत ही नहीं है बाल बनाने की, ऐसे ही खुले छोड़ दीजिए। ये लड़का ऐसे प्यारी प्यारी बातें करेगा तो पता चला कि मैं इसे हाँ ही बोल दूंगी। क्या सोच रही हैं आप? आपकी फ़ोटो देखते ही मैंने आपको पत्नी मान लिया था। अब बस बाहर हाँ कहना बाकी है, और वो आप पर डिपेंड करता है। अतुल बिल्कुल वैसा ही लड़का था जैसा प्राची अपने ख्यालों में सोचती थी, तो रिश्ते को ना करती भी कैसे। और ऊपर से अतुल अपने खानदान में इकलौता बेटा था। प्राची भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। ये तो राम मिलाई जोड़ी है, वरना कहाँ आप लोग इतनी दूर दिल्ली में रहते हैं और कहाँ हम लोग यहाँ। शादी ब्याह का मामला तो भगवान के ही हाथों में होता है भाई साहब। इन बच्चों की किस्मत में यही था तो यही सही, आप तो बस मिठाई खिलाइए। और वहीं प्राची और अतुल की सगाई हो जाती है, पर शादी की डेट 8 महीने बाद की निकलती है। और इसी समय को प्राची और अतुल काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। तुम फिर अपनी ऑफिस छोड़कर आ गए, पागल हो क्या? सच कहूँ, तुमसे पहले भी एक गर्लफ्रेंड थी मेरी,
इतना बड़ा धोखा मिला उससे कि फिर कभी प्यार ही नहीं कर पाया मैं। उस दिन मैंने सोच लिया था जो मेरी हम सफ़र होगी उस पर ही अब सारा प्यार लुटाऊंगा। तो लो, तुम्हारे सामने तुम्हारा आशिक खड़ा है। मुझे तो अरेंज मैरिज कभी करनी नहीं थी अतुल, पर तुमसे मिलने के बाद मुझे लग ही नहीं रहा कि अरेंज मैरिज है। इट्स मोर लाइक लव मैरिज। ये बच्चे कुछ 4 महीने बीते और मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। अतुल की खुशी को देखकर पार्वती बड़ी खुश थी। आज रात को अतुल का फेवरेट खाना बनाऊंगी। कितना खुश है मेरा बेटा, भगवान करे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। पार्वती हलवा बना रही थी कि उसका सर चकरा जाता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। उमेश डॉक्टर को बुलाता है। देखिए, पहले आप ना रिलैक्स हो जाइए। ये न्यूज़ सुनकर आप शायद थोड़ी घबरा जाएं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी भगवान ना इस एज में भी हमें गुड न्यूज़ दे देते हैं। यू आर प्रेग्नेंट। ये क्या कह रही हैं आप मैडम? मेरे बेटे की अभी भी सगाई हुई है और वो मेरी होने वाली बहू से बहुत प्यार करता है। मेरी बहू को इस बात की भनक भी लगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो ये रिश्ता तोड़ देगी। फिर मेरे अतुल का क्या होगा? इस मसले में मैं तो आपकी मदद नहीं कर पाऊँगी। ऑल आई कैन से इज़ आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अब आप 1 नहीं 2 हैं। डरती डरती पार्वती उमेश को इस बारे में बताती है। इस बार तो भगवान करे मुझे बेटी ही हो। सत्यानाश, घर में जवान बेटा है और आपको बच्चे की सोच रही है। और बहू तो ऐसे लड़के से शादी ही नहीं करना चाहती थी जिसकी बहन हो। और अगर मुझे बेटी होगी तो? अरे हो गई तो हो गई, मैं तो ये न्यूज़ सबको देने जा रहा हूँ। आपको मेरे होने वाले बच्चे की कसम, आप इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अगर बहू के कान में ये बात गई तो पक्का शादी के लिए वो मना कर देगी। बहू शादी के बाद भी ये रिश्ता तोड़ सकती है अतुल की मम्मी, पर ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। 2 महीने बाद प्राची और अतुल की शादी हो जाती है। बहू बनकर प्राची अपने ससुराल आ जाती है। मुंह दिखाए के लिए सज धज कर प्राची कमरे से बाहर आती है। एक तरफ से प्राची बाहर आती है तो दूसरी तरफ से पार्वती। मुंह दिखाई तो आज प्राची की होने वाली है, पर बहू से ज़्यादा तो यहाँ सास खिल रही है। मानना पड़ेगा पार्वती, तेरा तो वजन भी चढ़ गया है। ये सब तो नई बहू के आने की खुशी में है बहन जी। एक औरत का सपना होता ही क्या है, अपने बेटे की शादी देखना। अपने बेटे की शादी देख ली तो ये चमक तो चेहरे पर आनी ही थी, क्यों? ये गलत कह दिया भाई साहब आपने। असली खुशी तो बच्चे का मुंह देखकर होगी। बच्चे के बारे में तुम्हें किसने बताया? क्या पार्वती, तुम भी अब बच्चों की शादी की है तो बच्चा तो होगा ही ना, आज नहीं तो कल। अब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होगा। मुंह दिखाई की रस्म के बाद प्राची अपनी सास के पास जाती है। सभी के लिए क्या बना लो मम्मी जी? एक सब्जी और रोटी बना ले बहू, ज़्यादा मेहनत मत कर। और हाँ, सब्जी में ना खटाई ज़्यादा डालना। मेरा ना खट्टा खाने का मन कर रहा है। हैं? मम्मी जी का मन खट्टा खाने को क्यों कर रहा है? प्राची खाना बनाकर सभी को टेबल पर परोसती है। मेरी पहली रसोई थी इसलिए मैंने खीर भी बना ली मम्मी जी, ये लीजिए। नहीं नहीं बहू, अपनी सास को खीर मत दे, इसे शुगर है ना, कहीं इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ ना जाए। अब बॉर्डर लाइन पर है मेरी शुगर, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? अब क्यों नहीं समझती अतुल की मम्मी? अब आप 1 नहीं 2 1 नहीं 2 आपको 1 नहीं 2 लोगों का ख्याल रखना है। पहले सिर्फ अतुल था, अब तो प्राची भी है। इस तरह उमेश फिर से राज खुलने से बचा लेता है, पर वो कब तक इस राज को छुपा सकता था। जैसे जैसे दिन बीतते हैं पार्वती का पेट बाहर आना शुरू हो जाता है और इस बारे में प्राची निम्मी को बताती है। एक तो इस उम्र में पति अपनी पत्नी से प्यार क्यों कर रहा है, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से तू बता रही तेरी सास का वजन बढ़ रहा है, पेट बाहर आ रहा है। हाँ, अब तो मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि इन्हें ना हर्निया की बीमारी है, ज़रूर खानदानी बीमारी होगी, इसलिए इन सब ने ना मुझसे ये बात छुपाई है। अरे तू ना मंद बुद्धि है। तेरी सास तुझसे खट्टा मांगती है, वो कहीं नीचे बैठना नहीं चाहती, कभी झुकती नहीं। अरे तो घुटने कहाँ बचे हैं उनके? अरे पगली, तेरे घर में घुटनों के बल चलने वाले नन्हे मेहमान आने वाले हैं। मेरी मान, तेरी सास का चेकअप करा ले, बुढ़ापे में बच्चा जनने वाली है वो। क्या बकवास करिए तू, इस एज में बच्चा होता भी है क्या? अभी इस घर में बहू आई है, यहाँ बहू माँ नहीं बनी और सास बन जाएगी, कुछ भी। वैसे बन तो सकती है, इस उम्र में अगर वो सच में प्रेग्नेंट हो तो मुझे उनका बच्चा पालना पड़ेगा, पूरी जिंदगी तो इसी में चली जाएगी मेरी।
वही ना, और बच्चा पैदा करते हुए अगर वो परलोक सिधार गई तो फिर जीजू कभी तुझे अपना बच्चा पैदा करने ही नहीं देंगे। जिंदगी भर ननद को ही बेटी मानकर बड़ी करना तू। नहीं 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 नहीं। तो फिर कर दे कलेश अपने घर पर और हो जा अलग। अरे पहले पता तो चले कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। शाम के वक्त जब पार्वती सत्संग सुनने गई थी, प्राची उसके कब्बड़ में रखा मेडिकल रिपोर्ट देख लेती है। हाँ, इन सब ने मेरे साथ धोखा किया है। प्राची अपने मायके वालों को फोन लगाकर अपने ससुराल बुला लेती है। ये सब क्या बोल रही है बेटा तू? तेरी सास प्रेग्नेंट है? ये उम्र है इन चीज़ों की? मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। तू किसका इंतजार कर रही है बेटा? अपनी सास को फोन लगा और बुला, या मैं लगाती हूँ फोन। काम ऐसे, और सुनने गई है सत्संग। अपने समधन, समधी और दामाद तीनों को फोन लगाकर सुषमा उनके घर बुला लेती है। अपने सास ससुर को अपने घर पर देखकर अतुल को कुछ समझ में नहीं आता। ये सब क्या हो रहा है पापा? और प्राची तुम रो क्यों रही हो? रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है बेटा। ये बात हमें अभी अभी पता चल रही है। वो तो शादी के पहले से ही प्रेग्नेंट थी। अगर ये बात हमें बता दी गई होती तो हम ये शादी उसी वक्त तोड़ देते। तुम भी ये शादी तोड़ देती प्राची? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे प्यार करती हो। हाँ तो प्यार मैं अभी भी करती हूँ अतुल, पर इसका ये मतलब नहीं है मैं तुम्हारे होने वाले बहन या भाई का ठेका उठाऊं। अरे मेरा खुद का शरीर देखा है तुमने, मैं अपना काम कर लूँ वही बहुत है। अरे तो किसने कहा तुमसे कि बच्चे का काम तुम्हें करना होगा? नौकर है ना घर पर, उसके लिए आया भी आ जाती। ये कोई बात नहीं हुई दामाद जी, ये तो आपने हम लोगों को सरासर धोखा दिया है। इसी चीज़ का डर था मुझे, इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि बहू को सब बता दीजिए। ना होती शादी तो ना होती, पर नहीं, आपको अतुल का दुख बड़ा लग रहा था। अब इस बहस का कोई फायदा नहीं है। आप अपने पति के साथ खुशी खुशी रहिए मम्मी जी, और मैं अपने पति के साथ रहूंगी। ये तुम क्या बोल रही हो प्राची? मम्मी पापा ने मुझे बड़ा किस दिन के लिए किया था? उनके बुढ़ापे के लिए ना। और इस वक्त मैं उन्हें छोड़कर चला जाऊं? ये सब मेरी गलती के कारण हुआ है बेटा। मैंने तो अपना जीवन जी लिया, तू अपनी सोच, और जो बहू कह रही है ना वही कर। हाँ बेटा, तेरी माँ के लिए तो मैं हूँ। और सभी के सामने फ्लैट के बीच एक रेखा खींच दी जाती है। पूरा परिवार दो हिस्से में बट जाता है। इस सब के बाद या तो कोई दुखी था या खुश, पर अतुल कहीं और ही खोया हुआ था। अपने कमरे के बिस्तर में लेटा हुआ अतुल सीलिंग देखता रहता है। अतुल को इस हालत में देखकर प्राची उससे पूछती है, क्या हुआ? क्यों ऐसे खोए खोए सो हो? अगर शादी के बाद तुम्हारी भाभी बिट्टू को छोड़कर चली जाए तो तुम क्या करोगी? एक थप्पड़ मारकर उसे वापस ले आऊंगी। शादी की है या मजाक? और अगर तुम्हारी भाभी ने अलग होने की बात की तो? अरे ठीक है ना, अलग रहना चाहेगी तो रहेगी, पर फिर भी माँ बाप का खाना तो वही बनाएगी। तुमने बिल्कुल सही कहा प्राची, कोई भी इस बात का यही जवाब देता, पर यहाँ गलती तो मैंने कर दी। देखो, तुम्हारी सारी शर्त मान ली मैंने और अपनी माँ का साथ ही नहीं दिया। मुझे कल दोपहर ही पता चल गया था कि मम्मी माँ बनने वाली है, और वो भी तब जब वो मुझे अस्पताल जाते हुए मिली। मम्मी ने बच्चा अबॉर्ट करने की दवा ले ली थी, उनके पेट में कोई बच्चा नहीं है। मैं तो बस देख रहा था कि तुम और तुम्हारे परिवार वाले कितने ज़्यादा स्वार्थी हो सकते हो, और देखो तुम तो हद से भी ज़्यादा स्वार्थी हुई थी। यह सच है कि मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा, पर अब मुझे तुम्हें देखने की इच्छा भी नहीं हो रही। जो खुद की खुशी के लिए किसी बच्चे से इतना नफरत कर सकती है, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, उस लड़की के साथ मुझे नहीं रहना। मेरे लिए ये रिश्ता यहीं ख़त्म होता है। और अपने घर के बीचों बीच खींची रेखा को लांघकर अतुल उस तरफ चला जाता है। प्राची घबरा जाती है और फौरन निम्मी को कॉल लगाती है। वही उस हिस्से में गया है ना, उसने तुझे तो घर से नहीं निकाला, तो तू क्यों फिक्र कर रही है? आराम से ऐश कर। ये तो और अच्छा हुआ, अब तो तेरा पति तेरी सास के पास ही रहेगा, एक काम कम हुआ। तू इंसान है या रोबोट? इतना प्रैक्टिकल नहीं सोच सकती मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तेरी बातों में आ गई और अपना ही घर तोड़ बैठी मैं। ये क्या कर दिया मैंने? प्राची फौरन अपनी सास के कमरे में जाती है और उनके पैरों पर गिर जाती है। नहीं नहीं बेटा, रोते नहीं। मैंने आपसे आपका बच्चा छीना मम्मी जी, इसलिए भगवान ने मुझसे मेरा पति छीन लिया। मैं अंधी हो गई थी, अनजाने में कितना बड़ा पाप कर दिया मैंने। वो बच्चा शायद इतने दिनों के लिए ही आया था, अब क्या कर सकते हैं बेटा। पर तू फिक्र मत कर, अतुल ज़रा टूट गया है, बहुत प्यार करता है ना वो तुझसे, धक्का लगा है उसे,
पर वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। कहते हैं वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, पर इस बार नहीं कर पाया। आज इस बात को 2 साल हो गए हैं, पर आज भी अतुल और प्राची के बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं बन पाया।